नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ नशा में आप सबका स्वागत है। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और विजय फैक्टर में आज हम बात करेंगे सोनिया गांधी के विजय फैक्टर की। माना जा रहा है कि इंडिया फ्रंट जो बनाया गया है, उसकी चेयरपर्सन हो सकती है सोनिया गांधी और नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जा सकता है। और ये सब मुंबई की बैठक में बहुत कुछ संभव। ये सुनकर बीजेपी खेमे में बेचैनी होना बहुत लाज़मी है और होनी भी चाहिए। बीजेपी के तमाम सीनियर नेताओं को सन 2004 का आम चुनाव के नतीजे याद आ जाने चाहिए। जब कांग्रेस को बीजेपी से 5 या 7 सीटें ज़्यादा मिली थी। कांग्रेस की शायद 143, 144 सीटें आई थी और बीजेपी की 138 सीटें आई थी। किसी को नहीं लग रहा था कि वाजपेयी जी की इस कदर करारी हार होगी चुनाव में, लेकिन फिर लोगों को लग रहा था कि शायद कांग्रेस के साथ कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कोई अलायंस होगा, नहीं होगा और वाजपेयी जी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएँगे। लेकिन सोनिया गांधी ने गज़ब किया। सोनिया गांधी अपने घर से निकली, सड़क क्रॉस की, पैदल-पैदल चलते हुए रामविलास पासवान के घर चली गई, जो उनके घर के सामने रहते थे। उनसे बात की और यहीं पर यूपीए का गठन हो गया। यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का गठन हो गया। फिर करुणानिधि डीएमके के नेता तमिलनाडु में अच्छी खासी सीटें उनको मिली थी, उनसे बात हुई। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो राजीव गांधी के कट्टर दुश्मन बाद में हो गए थे 1989 में के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी को हराने में वीपी सिंह की और उससे पहले रक्षा मंत्री रहते हुए जो बोफोर्स घोटाला उन्होंने उठाया था, उससे राजीव गांधी की बदनामी भी हुई थी, कांग्रेस की भी बदनामी हुई थी। लेकिन जादू ऐसा चला पॉलिटिक्स में कि वीपी सिंह भी सोनिया गांधी का समर्थन करने के लिए तैयार हो गए, समर्थन जुटाने में लग गए और मिली-जुली सरकार बन गई। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया फ्रंट में सिर्फ सोनिया गांधी एकमात्र ऐसी नेता है। शरद पवार भी हैं लेकिन वो हिस्सेदार ही रहे हैं। संयुक्त मोर्चे की सरकार चलाने के अनुभवी हैं उनको भी। लेकिन चेयरपर्सन के रूप में या प्रमुख पार्टी की को सँभालने के जो पद वाला है मसला होता है, उसमें सोनिया गांधी का कोई सानी नहीं। गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव 2004 में, फिर 2009 में तो और ज़्यादा गज़ब हो गया। जो कांग्रेस 2004 में 144 सीटों पर सिमट गई थी, वो 2009 में 206 सीटों पर पहुँचती है। इस बीच सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने का अच्छा खासा ऑफर मिलता है, वो 2004 में बन सकती थी, वो प्रधानमंत्री नहीं बनती। तो ये सब 2004 का 2023-24 में काम आ रहा है, काम आने वाला है और काम आना शुरू हो गया है इंडिया फ्रंट के। कैसे? बेंगलुरु में सोनिया गांधी का जाना एक गेम चेंजिंग आइडिया माना जा रहा है, एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कैसे? 3-4 तरीके हैं, उससे के ज़रिए हम इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। एक, विपक्ष आशंकित है कि राहुल गांधी और कांग्रेस और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उन्हीं की पार्टी का और ये तमाम चीज़ें होंगी। राहुल गांधी आश्वस्त कर चुके कि वो प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे आश्वस्त कर चुके कि कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री बने, ये कतई-कतई ज़रूरी नहीं है। फिर भी विपक्षी पार्टियों के दिल धड़क रहा था। नेताओं हैं, महत्वाकांक्षा होती है, छोटी पार्टी हो, एक अपने राज्य तक सीमित पार्टी हो, उसके बावजूद लोगों को लगता है, आखिर भई लोगों ने संयुक्त सरकारों में बहुत ही छोटी पार्टियों को या कम लोकसभा सदस्य लाने वालों को प्रधानमंत्री बनते देखा है। उसमें भले ही चरण सिंह हो जाएँ, देवे गौड़ा हो जाएँ, आई के गुजराल हो जाएँ, लोगों ने देखा है। हालाँकि लोगों ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी देखा है, जिसके एक तरफ वामपंथी नेता बैठे थे और दूसरी तरफ दूसरे बाजू में बीजेपी के नेता बैठे थे। ये दौर भी लोगों ने देखा है। तो अब सोनिया गांधी ने एक तरह से बेंगलुरु जाकर और विपक्षी नेताओं के साथ बैठकर स्थिति साफ कर दी कि वो प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं है। और लोगों को भरोसा हो गया है कि जो 2004 में प्रधानमंत्री पद एक एक तरह से ठुकरा सकता है, वो 2024 में क्यों नहीं ठुकराएगा। और वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। कुल मिलाकर वो सूत्रधार की भूमिका में रहेंगी। नीरजा चौधरी ने अपने इंडियन एक्सप्रेस के कॉलम में आज लिखा है कि वो
राहुल गांधी के लिए कवच का काम करेगी। कवच का काम राहुल गांधी के लिए करेंगी, लेकिन पूरे विपक्षी पार्टियों के बीच में उनकी अच्छी पैठ है। ममता बनर्जी से उनकी अच्छी दोस्ती है। जिस ढंग से बेंगलुरु की बैठक में देखा गया कि खाने की टेबल पर वो भी थे, ममता भी थी, सोनिया गांधी भी थे, अरविंद केजरीवाल भी थे। और बेंगलुरु बैठक से पहले सोनिया गांधी ने ही अरविंद केजरीवाल को फोन किया था। ये बात भी मीडिया में आई है। तो इस तरह की व्यवहारिक बुद्धि रखना, गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव रखना, अपनी तरफ से कांग्रेस के तरफ से आश्वासन देना, उस पर तो सोनिया गांधी की जबान पर लोगों का, विपक्षी पार्टियों का, दूसरी पार्टियों का भरोसा बढ़ा है और इस कारण भी वो एक हो गए। अभी पिछले साल ही मेरी कांग्रेस के एक नेता से मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर गांधी नेहरू परिवार तो वोट भी दिलाने की क्षमता भी खो चुका है। आलाकमान का वो असर भी नहीं रहा है। फिर भी राहुल गांधी परिवार, गांधी नेहरू परिवार को इतनी तरजीह कांग्रेस के नेता क्यों देते हैं? तो उनका कहना था कि गांधी नेहरू परिवार एक ग्लू का काम करता है, क्विक फिक्स का काम करता है, गोंद का काम करता है, एकता बनाए रखने का काम करता है। इसका साया कांग्रेस के ऊपर से उठ जाएगा तो कांग्रेस जो ताश के पत्तों का महल होता है, उस तरह से सत्यानाश हो जाएगा। ये इन्होंने, एक सीनियर नेता थे, उनका कहना था। तो क्या अब ये ग्लू का काम सोनिया गांधी इंडिया के लिए करेंगी? सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा ये है कि विपक्षी पार्टियां भी धीरे-धीरे समझ रही हैं कि एक गठबंधन सरकार पर लोगों का भरोसा तब होता है, जब एक बड़ी पार्टी उसको लीड कर रही। जब-जब एक बड़ी पार्टी ने गठबंधन सरकारों को लीड किया है, तब तक वो 5 साल चली है। मनमोहन सिंह की 2 बार की सरकार देख ली जाए, वाजपेयी जी की 1999 से लेकर 2004 तक की सरकार देख ली जाए, उसके पहले 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार देख ली जाए, सब अल्पमत की सरकारें थी। लेकिन सब में या तो कांग्रेस या फिर वाजपेयी जी एनडीए के टाइम पे बीजेपी एक बड़ी बड़ी धुरी थी। तो बड़ी धुरी का होना ज़रूरी होता है। बड़ी धुरी के प्रति संशय दूर हो जाने चाहिए। जैसे वाजपेयी जी ने धारा 370 का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का मुद्दा ताक पर रख दिया था और छोटी पार्टियों का विश्वास जीत लिया था। जो अपने वोट बैंक की टकराहट की वजह से उनको डर लगता था बीजेपी के साथ जाने में। आपको ध्यान होगा कि कैसे 1996 में एक वोट से सरकार गिर गई। आपको ये भी पता होगा। फिर 13 वोट से सरकार चली गई। ये भी आपको पता होगा। उसके बाद गठबंधन बढ़ाया गया और एक वक़्त था जब वाजपेयी जी के साथ भी 30 से ज़्यादा पार्टियाँ, 24 से ज़्यादा पार्टियाँ शामिल हो गई थी। ये दौर भी फिर वाजपेयी जी ने देखा। तो यही काम सोनिया गांधी करती हुई नज़र आ रही हैं इंडिया फ्रंट के लिए। और इसमें कितना कामयाबी होगी, कितनी कामयाबी नहीं होगी, ये तो देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन जब सीट शेयरिंग का मामला आएगा और जहाँ-जहाँ कांग्रेस का पेच फँसेगा, वहाँ सोनिया गांधी की भूमिका एक तरह से बड़ी हो जाती है। इस बात को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। चाहे पश्चिम बंगाल का मसला हो, जहाँ पर ममता बनर्जी को तय करना है कि गठबंधन कांग्रेस को कितनी सीटें देनी है, कितनी सीटें नहीं देनी है। कांग्रेस को तय करना है कि वामपंथ दल के साथ समझौता करना है या नहीं करना है, या तीनों पार्टियों को तय करना है कि स्ट्रैटेजिकली इस ढंग से चुनाव लड़ना है कि बीजेपी को एंटी ममता वोट का एक तरफ़ा लाभ नहीं मिल जाए। एंटी ममता वोट अगर 2 धड़ों में बँटेगा, एक बीजेपी और दूसरा मान लीजिए वाम मोर्चा और कांग्रेस में, तो उसका फ़ायदा अंततः ममता को ही होगा। इस बात को भी समझना होगा और जब आपका मकसद 2024 में मोदी को हटाना है, सत्ता में आना है, विकल्प देना है, तो ऐसे में फिर इस तरह की राजनीतिक कलाबाजियाँ या चालबाजियाँ कह लीजिए, जो भी आपको मुनासिब लगे, वो समझनी होंगी, वो सीखनी होगी। इसी तरह अरविंद केजरीवाल से रास्ता खुला है बातचीत का और अरविंद केजरीवाल भी सहज महसूस करेंगे सोनिया गांधी से बात करके। एक तो दरअसल ये है कि सहज लोगों को फिर भरोसा हो जाता है कि विश्वासघात नहीं होगा, धोखा नहीं होगा। सोनिया जी ने ज़ुबान दे दी, सोनिया गांधी से मिल लिए, सोनिया गांधी ने कह दिया। आपको ध्यान होगा कि वीर सावरकर का मुद्दा था, राहुल गांधी फिर एक जगह बोल गए थे। इस पर उद्धव ठाकरे की पार्टी, उद्धव ठाकरे बड़े नाराज़ हुए थे। शरद पवार ने फिर सोनिया गांधी को फ़ोन किया था, समझाया था। दिल्ली आए, संजय राउत को लेकर आए
और सोनिया गांधी से मिलवाया, वहाँ पर राहुल गांधी को भी बुलाया गया और फिर सोनिया गांधी ने भी हस्तक्षेप किया और राहुल गांधी ने भी मान लिया कि अब मैं वीर सावरकर पर नहीं बोलूँगा। तो इस तरह छोटे-छोटे मसले होते हैं जिनको वक़्त रहते नहीं सुलझाया जाए, तो वो बड़ी पॉलिटिकल परेशानी, पॉलिटिकल जख्म का रूप ले लेते हैं और बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसके इस सिलसिले में भी इस तरफ भी सोनिया गांधी का जो गठजोड़ सरकार चलाने का अनुभव है, वो काम आएगा। ऐसा मोटे तौर पर माना जा रहा है, लेकिन बड़ी कठिन है डगर पनघट बहुत आसान नहीं है। मजाज साहब का एक शेर बार-बार मुझे याद आता है, बड़ा मुश्किल है इस दुनिया का सँवरना, बड़ा मुश्किल है इस दुनिया का सँवरना, ये तेरी जुल्फ़ का पेचो-खम नहीं है। पेचो-खम यानी जो बाल अड़ जाते हैं, वो। बड़ा मुश्किल है इस दुनिया का सँवरना, ये तेरी जुल्फ़ का पेचो-खम नहीं। शुक्रिया, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।